आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बंगाल की खबर से शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री डीजीपी पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारियों, जिनमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, नोटिस उन्हें जारी किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों ने आईपीएसी के परिसर में उसकी जांच में जबरदस्ती दखल दिया और बाधा डाली। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें और 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। ये ऐसी बातें आई हैं जिसमें मामले की अगली सुनवाई आपको बता दें कि 3 फरवरी 2026 को होगी। इस बीच यह निर्देश भी दिया जाता है कि प्रतिवादी पश्चिम बंगाल सरकार आईपीएसी में लगे सीसीटीवी कैमरों और आसपास के इलाकों की फुटेज वाले अन्य कैमरों को सुरक्षित रखें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर पर भी रोक लगा दी है, जो जांच करने के लिए आईपीएसी में गए थे। वही पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई में जिस तरह से व्यवधान डाला और जिस तरह से वे उनकी फाइल छीनकर ले गई, यह किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। यह बहुत बड़ा गुनाह है। ईडी का जो सार्च हो रहा था उसमें उन्होंने जिस प्रकार व्यवधान डाला और जो करतूत किया है, फाइल को छीन कर ले गई है, किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ साथ उनके जो ऑफिसर उनके साथ गए थे, ये भी इसके बराबर दोषी हैं। इसलिए सबको कटघरे में खड़ा करके विचार होना चाहिए कि बंगाल के लोग गणतंत्र क्या है भूल गए हैं। लोकतंत्र को नहीं रहेगा तो ना चुनाव हो पाएगा ठीक से, ना तो चुनाव का कोई मतलब रहेगा। इसलिए जो काम हुआ है, सबका भरोसा अदालत पर ही है। मुझे लगता है कि सारा कोई निर्णय वहीं होगा। साथ में जो सीसीटीवी है उसको भी प्रिजर्व करने के लिए बोला गया है और ईडी के खिलाफ जो एफआईआर जो भी प्रक्रिया होता है इस प्रकार कामों में, वो पूरा होना चाहिए। अदालत पूरा इसमें ध्यान देकर पूरा काम कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ की सारे संस्थाओं का खत्मा हो गया है। बंगाल में किसी डिपार्टमेंट, कोई ना पुलिस डिपार्टमेंट ना कोई डिपार्टमेंट काम करता है। केंद्रीय संस्थाएं जो यहाँ की इंक्वायरी करते हैं और दोषियों को सजा देने का प्रयास करते हैं, उसमें व्यवधान डाला जाता है। सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करके थाना में ले जाया जाता है। बार बार उनके काम बाधा देना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस मंगाना पड़ता है, उनके नेता मारपीट करते हैं और ये जो हुआ है अति हो गया है। इसका तो बराबर निर्णय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 28वीं सीएसपीओसी मीटिंग पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब दुनिया कहती है कि हम लोकतंत्र की जननी है तो उसकी एक खास बात है और बहुत गर्व का पल रहता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक परिवार की तरह पूरे कॉमनवेल्थ के सदस्यों से बात की, उसमें महत्वपूर्ण बात कही कि कोरोना के दौरान भी हमने 150 देशों की मदद की। ये भारत की भावना है। हमारी भावना का मूल आधार लोकतंत्र है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कही बात, उससे भी ज्यादा आज महत्वपूर्ण है जो कॉमनवेल्थ के जो प्रिसाइडिंग चीफ हैं, उनके मुख से जब हम लोगों ने सुना कि इंडिया इज नोन फॉर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो बहुत सुंदर अनुभव है। हमारे देश के बहुत सारे चिंतक, राजनीतिक चिंतक इस बात को कहते हैं तो देश के लोगों को लगता है तो देश के ही लोग कह रहे हैं। जब दुनिया कहती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो उसकी एक खास बात है जो आज इस 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉमनवेल्थ में देखने को मिला है। बहुत प्राउड मोमेंट था और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक परिवार की तरह पूरे कॉमनवेल्थ को और उनके सदस्यों को बात किया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हम कोविड के दौरान भी इन सारे देशों को, 150 देशों को सपोर्ट किए। वो हमारी भारत की भावना है और हमारी भावना का मूल आधार डेमोक्रेसी है। तो मैं समझता हूं देश के लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा करके सुनना समझना चाहिए जो इस सीएसपीओसी में होने वाला है।
जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी इस फेस्टिवल में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से लोग यहां आए, यह ग्लोबल ब्रांड बन गया है जिसका हमें बहुत गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार की तरह इस बार का जो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है वो बहुत कामयाब हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जेएलएफ का जो स्केल और स्कोप है वो और विस्तारित हो और इसमें दुनिया भर के लोग यहां पर आएं और सचमुच एक ग्लोबल एक ब्रांड बन गया है जिसका हम सबको बड़ा फख्र होना चाहिए, ना सिर्फ भारत को लेकिन विशेष रूप से जयपुर वासियों को, जयपुर के लोगों को। सभी जो अतिथि यहां पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनको बहुत बहुत हम लोग वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह इस बार का जो लिटरेचर फेस्टिवल होगा वो कामयाब हो और लोग यहाँ जो भी आएं कुछ नया सुनकर, कुछ नया समझकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर जाएं और एक क्रिएटिव स्पेस के लिए, एक फ्री थिंकिंग के लिए, एक विचारों के आदान प्रदान के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और जैसा मैंने कहा, हर बार जयपुर को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। अब तो जेएलएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत व्यापक हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी है कि हर बार हम यहाँ पर आते हैं। सभी गेस्ट का, सभी स्पीकर्स का, ऑथर्स का, सब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एनसीसी कैडेट्स से मिली हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज यहां देश के हजारों कैडेट्स के बीच में आकर उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एनसीसी युवाओं की वो शक्ति है जो भारत माता की रक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा एनसीसी के माध्यम से अपनी देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं। अपने देश के हजारों कैडेट्स के बीच में आकर के उनको पास से मिल करके उनकी भावनाओं को जान करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच में एनसीसी वो वर्कफोर्स है, युवाओं की वो शक्ति है जो भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए तैयार की जा रही है। आज पूरे देश के युवा एनसीसी के माध्यम से अपनी देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति देश में उत्पन्न होती है, चाहे डिजास्टर हो, चाहे सुरक्षा का विषय हो, हमारी इस युवा फोर्स को हम उसमें उपयोग कर पाते हैं। आज देश की सेनाओं के साथ साथ पैरेलली जो एनसीसी की कैडेट्स की पूरी फोर्स हमारे पास है, वो बहुत बड़ी संपत्ति है देश की और उन्हीं का प्रोत्साहन करने के लिए मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। मैं चाहूंगी कि हर युवा अपने समय में जरूर एनसीसी के माध्यम से देश की मातृभूमि से जुड़े और जुड़ करके अपने देश के लिए जरूर कुछ करें। देश भर में मकर संक्रांति की धूम देखी गई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चिराग पासवान के घर पहुंचे और चिराग पासवान ने दही चूड़ा का जो आयोजन किया था उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का बहुत बहुत अभिनंदन। सामाजिक न्याय के समर्पित कर्मठ सिपाही के रूप में वे और काम करें। उन्होंने कहा कि ये ही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माननीय चिराग पासवान जी ने बुलाया, दही चूड़ा खिलाया, उनका बहुत अभिनंदन। सबसे बड़ी बात जो मुझे आज बतानी है कि चिराग जी बहुत बड़े भक्त आदमी हैं, महादेव के भक्त हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं और माता रानी के भी भक्त हैं और ये उनकी दिनचर्या रोज चलती है। तो आज जब खरमास समाप्त हो रहा है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, जहां वो सामाजिक न्याय के बड़े सेनापति हैं, उससे ही सनातन के भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो मुझे लगा कि आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके व्यक्तित्व का ये परिचय भी देश के सामने आना चाहिए। उनका बहुत अभिनंदन। महादेव उनको खूब आशीर्वाद दें, माता रानी आशीर्वाद दें और सामाजिक न्याय के समर्पित कर्मठ सिपाही के रूप में वो और काम करें, यही मेरी शुभकामना है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माननीय चिराग पासवान जी ने बुलाया, दही चूड़ा खिलाया, उनका बहुत अभिनंदन।
सबसे बड़ी बात जो मुझे आज बतानी है कि चिराग जी बहुत बड़े भक्त आदमी हैं, महादेव के भक्त हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं और माता रानी के भी भक्त हैं और ये उनकी दिनचर्या रोज चलती है। तो आज जब खरमास समाप्त हो रहा है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, जहां वो सामाजिक न्याय के बड़े सेनापति हैं, राजस्थान के जयपुर में 78वीं सेना दिवस परेड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविल कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि जयपुर में सेना दिवस का आयोजन भारतीय सेना को नागरिकों के और करीब लाने का हमारा प्रयास है। आज आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की भी उन्होंने जिक्र की और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया इतिहास, एक नॉर्मल स्थापित किया है, एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इसने भारतीय सेना की गति, समन्वय और सटीकता के साथ जवाब देने की क्षमता को दिखाया है। सुप्रभात। आर्मी डे की आप सबको हार्दिक बधाई और सेना दिवस 2026 के अवसर पर ऐतिहासिक और सुंदर शहर जयपुर में आप सभी से बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविलियन कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नो योर आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए जाएं। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जाए।
अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर हो। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया, जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। अंत में एक बार फिर मैं जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही भारतीय सेना की चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनाव में मतदान करने के बाद कहा कि नगर निगम का चुनाव हो रहा है और यह हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसे हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं, इसलिए इसमें मतदान करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरी सभी से प्रार्थना है कि मतदान करें और मतदान हुआ है। मतदान करने के लिए भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी भी गई। मतदान करना उन्होंने कहा कि सबका कर्तव्य है, मैंने भी मतदान किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि यह लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और इसलिए सभी को वोट देना चाहिए। लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी विकास के लिए काम कर रही है। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं, इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ और ये चुनाव आप पे भी काफी टीका टिप्पणी की गई, मिमिक्री की गई। किस तरह चुनाव जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों पे भी हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगड़े, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा उनको भी जवाब जनता ही देगी। चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा होने प्रशासन भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताने का प्रयास कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे देश का जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा है, डेमोक्रेसी थर्ड पिलर। और हमें लगता है कि यहाँ सब लोगों ने बाहर निकल के मतदान करना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोगों ने भावनिक होके मतों को मांगा है, कैसे देखते हैं इन लोगों की तरफ? मुझे लगता है लोगों ने प्रैक्टिकली सोच के देखना चाहिए कि विकास कौन सी पार्टी आपको दे रही है, आपको आपके घर तक विकास कौन सी पार्टी पहुंचा रही है, तो ये सब सोच के आप मतदान करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।